तो जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग शुरू करेंगे डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। इसी को नरेशन भी बोला जाता है। और आपको मैं बता दूं कि ये किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम में या क्लास 9, 10, 11, 12 सब में पूछा जाता है अच्छे नंबरों में, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। और इसी सीरीज में मैं बता दूं कि आपको क्लास 9 से लेकर के 12 तक का वीडियो आप लोग को प्रोवाइड किया जा रहा है। उसका शॉर्ट क्वेश्चन आंसर, लॉन्ग क्वेश्चन आंसर भी लिखवा दिया गया है। प्ले लिस्ट बनी हुई है, अगर आप नहीं देखे हैं तो जा करके उस वीडियो को देखिए। ठीक है, ज़्यादा बातें ना करते हुए शुरू करते हैं हम लोग। पूरा विधिवत लिखा गया है और आप लोग अच्छे से इसको देखते रहिएगा। ठीक है ना। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच रूल क्या है कि स्पीकर के कहे हुए शब्दों को दो प्रकार से प्रकट किया जाता है। ठीक है ना। स्पीकर का मतलब होता है बोलने वाला। जैसे हम बोल रहे हैं तो हमारी बातों को दो प्रकार से प्रकट किया जा सकता है, दो प्रकार से व्यक्त किया जा सकता है। ठीक है ना। यानी वक्ता के कहे हुए शब्दों को दो प्रकार से प्रकट किया जा सकता है। पहला है डायरेक्ट स्पीच और दूसरा है इनडायरेक्ट स्पीच। ठीक है ना। डायरेक्ट स्पीच से और दूसरा है इनडायरेक्ट स्पीच से प्रकट कर सकते हैं। ठीक है ना। इसी के नाम पर डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट रखा गया है। आइए देखते हैं कि डायरेक्ट स्पीच क्या होता है। जब हम वक्ता के, पहले इसको पढ़ लेते हैं उसके बाद हम समझा रहे हैं। ठीक है ना। जब हम वक्ता के शब्दों को ज्यों का त्यों कह दे तो वो डायरेक्ट स्पीच होता है। ठीक है ना। और यह प्रायः इन्वर्टेड कॉमा के भीतर होता है, इन्वर्टेड कॉमा के भीतर रहता है ये वाला पार्ट। ठीक है ना। ये वाला जो पार्ट दिख रहा है आप लोग को, ये हमेशा डायरेक्ट स्पीच में आता है। ठीक है ना। अब कहने का मतलब क्या है कि जब हम वक्ता के कहे गए शब्दों को ज्यों को त्यों बोल दे, ज्यों का त्यों, तो वो डायरेक्ट स्पीच हो जाएगा। डायरेक्ट में कभी कभार देखते होंगे, जैसे मान लो दो लोगों में झगड़ा हो गया है तो बोलते हैं ना कि डायरेक्ट बोल वो क्या बोला था, यानी कि जो बोला था वही वाला शब्द बोल। झगड़ा में होता है ना, जैसे झगड़ा हो गया या कोई बात हो गई, रंजिश हो गई, तो हम लोग बोलते हैं कि डायरेक्ट बोल वो क्या बोला था। तो वही चीज को डायरेक्ट स्पीच में बोलते हैं। ठीक है ना। यानी ज्यों की त्यों की बात बोल, ज्यों त्यों बोल, जिसने वो जो बोला था उसी प्रकार से हूबहू बोल। और वो इन्वर्टेड कामा में होता है तो वो हो जाती है डायरेक्ट स्पीच। ठीक है ना। उम्मीद है इतना समझ में आया होगा। अगला इसमें आता है इनडायरेक्ट स्पीच। ठीक है ना। इनडायरेक्ट स्पीच में क्या होता है, जब हम वक्ता के शब्दों को ज्यों का त्यों न कह करके उसके भाव के अनुसार हम बोलते हैं तब वो इनडायरेक्ट स्पीच हो जाता है। यानी कि जैसे कोई झगड़ा हुआ है दो लोगों में तो हम जो क्या त्यों नहीं बोलते हैं। मान लो कोई बोला है हमसे कि उसको जा करके बोल देना, जो करना होगा कर लेगा या जो कुछ भी करना होगा, तो हम उसके डायरेक्ट भाव, उसके बातों को नहीं कहते हैं, हम उसके भाव को बोलते। वो कहना क्या चाहता था उसके भाव को हम करते हैं तो वो क्या हो जाता है इनडायरेक्ट स्पीच। और ये इसमें इन्वर्टेड कॉमा नहीं लगता है। क्लियर है। इनडायरेक्ट स्पीच होता है, जैसे देखिए भाव के अनुसार हम लोग बदल दिए। ही सेड, ये था ही सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा आई एम गोइंग टू मुंबई, तो इसको हम बदल करके कर दिए ही सेड दैट ही वाज गोइंग टू मुंबई। तो इसके भाव के अनुसार ये बदला गया है तो इनडायरेक्ट स्पीच। और ज्यों का त्यों बोला जाए तो वो डायरेक्ट स्पीच कहलाता है। ठीक है ना। ये तो हम समझ गए कि डायरेक्ट स्पीच किसे कहते हैं और इनडायरेक्ट स्पीच किसे कहते हैं। अब देखते हैं रिपोर्टिंग वर्ब किसे कहते हैं। इसमें आएगा रिपोर्टिंग वर्ब या रिपोर्टिंग स्पीच। तो वक्ता को जिस फाइनाइट वर्ब से कहना आरंभ करता है, यानी कि वक्ता बात को जिस फाइनाइट वर्ब से कहना आरंभ करता है उसे रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। जैसे आप लोग देख सकते हैं, जैसे ही सेड लिखा हुआ है ना, तो उसमें जो सेड होगा वही रिपोर्टिंग वर्ब होगा। बस सिंपल सी बात है। रिपोर्टिंग वर्ब कौन सा होगा, जिसमें ये सेड दिया है या सेज होगा या जो भी होगा, जो वर्ब से शुरू करेगा वही क्या हो जाएगा, रिपोर्टिंग वर्ब हो जाएगा। क्लियर है इतना। रिपोर्टिंग वर्ब। अगला क्या है कि रिपोर्टेड स्पीच किसे कहते हैं, तो इन्वर्टेड कॉमा के भीतर जो वाक्य रहता है उसे रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। तो इन्वर्टेड कॉमा के भीतर आई एम गोइंग टू मुंबई था ना, जिसको हम डायरेक्ट स्पीच बोलते हैं। जो इन्वर्टेड कॉमा के भीतर होता है उसी को रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। यहाँ पर देखिए आई एम गोइंग टू मुंबई, ये क्या हो जाएगा, रिपोर्टेड स्पीच हो जाएगा। ठीक है ना। उम्मीद है बेहतर यहाँ तक आया होगा। अब अगला देखते हैं। अगला क्या है, देखा जाए ही सेड, जैसे एक बार में देख लेते हैं। ही सेड आई एम कॉमा इन्वर्टेड कॉमा आई एम गोइंग टू मुंबई, तो ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा। ठीक है ना। ये जो इन्वर्टेड कॉमा से लेकर के यहाँ तक को बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच, और ये जो वर्ब से शुरू हुआ है इसको रिपोर्टिंग वर्ब बोलते हैं।
ठीक है ना। अब देखिए कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के भीतर है तो इसको डायरेक्ट स्पीच बोलेंगे, अगर यही हल करके बता दे तो वो इनडायरेक्ट स्पीच कहलाएगा, ठीक है ना। यदि कॉमा हटा करके डैट लगा दे तो वो इनडायरेक्ट स्पीच हो जाएगा, जो कि आप लोग को पीछे बताया गया है, ठीक है। अब क्या होता है, सेंटेंस कितने होते हैं अर्थ के अनुसार, तो 5 भागों में बांटा जाता है, ठीक है ना। अर्थ की दृष्टि से सेंटेंसेस को 5 भागों में बांटा जाता है। क्या होता है, पहला असर्टिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंपरेटिव सेंटेंस, ऑप्टेटिव सेंटेंस और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। ठीक है, तो हम लोग इसमें का पांचों बता दिए हैं कि असर्टिव सेंटेंसेज होता है, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेज होता है, इंपरेटिव सेंटेंसेज होता है, ऑप्टेटिव और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेज, ये 5 प्रकार के सेंटेंसेज होते हैं और इन सबको हम लोग बारी बारी से पढ़ेंगे कि क्या होता है, ठीक है ना। तो पहला इसमें है असर्टिव सेंटेंसेज। असर्टिव सेंटेंस किसे कहते हैं, पहला देखते हैं। तो जैसे असर्टिव सेंटेंस का मतलब उसमें कोई इंट्रोगेटिव नहीं होगा, कोई इंपरेटिव नहीं होगा, ना ऑप्टेटिव होगा, एक्सक्लेमेटरी नहीं होगा, तो जो ये सब नहीं होगा, ना ही प्रश्न पूछा जाएगा, उसमें कुछ कहा नहीं जाएगा, केवल अपनी बातों को रखा जाएगा, तो वो हो जाएगा असर्टिव सेंटेंस, ठीक है ना। साधारण सा वाक्य होता है, हरी हैज़ गॉन टू मुंबई, हरी मुंबई जा चुका है, तो ये एक साधारण वाक्य है, इसलिए असर्टिव सेंटेंस है। राम इज राइटिंग अ लेटर, राम एक पत्र लिख रहा है, तो ये एक असर्टिव सेंटेंस के अकॉर्डिंग में आता है, इसके भीतर आता है, ठीक है ना। अब हम लोग देखते हैं इसमें लिखा क्या गया है, एक एक शब्द करके देख लेते हैं। लिखा क्या है कि जब रिपोर्टिंग वर्ब यानी इन्वर्टेड कॉमा के बाहर वाला, अभी हम लोग देखे हैं ना, रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में रहता है, तो इनडायरेक्ट स्पीच में कहीं भी टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होता है। इसको इंपॉर्टेंट में ध्यान से एकदम नोट कर लीजिएगा, याद रखिएगा, ठीक है ना। कौन सी बात, कि जब रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में यानी प्रेजेंट का कोई भी टेंस हो, या फ्यूचर टेंस में या फ्यूचर का कोई भी टेंस हो, ठीक है ना, प्रेजेंट या फ्यूचर में रहता है, तो इनडायरेक्ट स्पीच में कहीं भी टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होता है, ठीक है ना। अब देख लेते हैं, मान लीजिए कोई चीज रिपोर्टिंग वर्ब में दिया है, इनडायरेक्ट से बनाना है, इनडायरेक्ट तो से को किस में बदल देंगे, से में ही रहने देंगे। सेज को किस में बदलेंगे, सेज में ही रहने देंगे। सेड को किस में बदलेंगे, सेड में ही रहने देंगे। अगर उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है, से के बाद कोई ऑब्जेक्ट यानी से टू आता है, तो उसको टेल में बदलेंगे। अगर सेज टू आता है तो टेल्स में बदलेंगे, अगर सेड टू आता है तो टोल्ड में बदलेंगे। इस चार्ट को आप लोग बड़े ध्यान से, बड़े अच्छे से याद करके रखिएगा, ठीक है ना। नोट्स बनाते रहिएगा, ग्रामर का भी और लिटरेचर का तो आप लोग नोट्स बना ही रहे हैं, तो इसका भी नोट्स बनाते रहिएगा। पैसिव भी करा दिए हैं और ये नरेशन चल रहा है, और इसके बाद सिंथेसिस भी एक दिन बाद मिलना आप लोग को शुरू हो जाएगा, ठीक है ना। तो उम्मीद है इतना तक आप लोग को समझ में आया होगा कि जब रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर में रहता है तो इनडायरेक्ट स्पीच में कहीं भी टेंस का कोई परिवर्तन नहीं होता है। अगर से दिया हो तो इनडायरेक्ट में से ही रहने देंगे, सेज दिया हो तो सेज ही रहने देंगे, सेड होगा तो सेड, सेड टू होगा तो टेल, और सेज टू होगा तो टेल्स, और सेड टू होगा तो टोल्ड में बदल देंगे। इतना आप लोग याद करके रखिएगा, बेहतर से आप लोगों को समझ में आएगा। उम्मीद दिलाता हूँ आप लोग को कि ऐसा खूब अच्छे से पढ़िएगा, खूब अच्छे से आप लोग को समझाया जाएगा, नोट्स के साथ आप लोग को समझाया जाएगा। अगर नोट्स बनाते हैं तो आप लोग को ये जीवन भर काम देगा, ठीक है ना। बहुत अच्छे से हम लोग समझाएंगे, ठीक है ना, और लाइव क्लास लेकर के आप लोग को समझा रहे हैं, तो आप लोग देखिएगा। आगे देखते हैं, नेक्स्ट अगला देखते हैं इसमें। अब देखते क्या है अगला कड़ी में कि चेंजिंग इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज कैसे करेंगे, तो इसमें क्या होता है, 3 प्रकार से, देखिए रूल होता है 2, एक स्पेशल प्रकार का है, एक जनरल प्रकार का, ठीक है ना। तो यही यहाँ पर हिंदी लिखा गया है कि जनरल रूल्स को हम भी 2 प्रकार का, एक जनरल होता है और एक स्पेशल होता है। तो जनरल क्या होता है, जनरल को हम फिर 3 भाग में बांटते हैं, ठीक है ना। तो वही यहाँ पर लिखा गया हिंदी में, देख लेते हैं एक बार कि डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में बदलने के लिए कुछ जनरल रूल्स और कुछ स्पेशल रूल्स होते हैं। पहली बात याद रखिएगा कि जनरल रूल्स और स्पेशल रूल्स होते हैं। जनरल रूल्स उन नियमों को कहा जाता है जो प्रत्येक प्रकार के वाक्यों के साथ लागू होते हैं, यानी कि जनरल रूल क्या होता है, सभी प्रकार के जो सेंटेंस होंगे सबके साथ वो नियम लगेगा। और वहीं स्पेशल रूल अलग अलग प्रकार के वाक्यों के साथ अलग अलग नियम लगते हैं। बस एक बात याद रखिएगा, जनरल का मतलब सबके साथ, और स्पेशल वाला मतलब केवल स्पेशल, अलग अलग जो टेंस होंगे अलग अलग प्रकार के उसके नियम लगेंगे, ठीक है ना।
अब देखते हैं मेन मुद्दा, इसको ना देख करके ये देखते हैं, ये आपको याद है, बेहतर है। जनरल रूल्स को हम 3 भागों में बांटते हैं। पहला चेंज ऑफ पर्सन, चेंज ऑफ टेंस और चेंज ऑफ अदर पार्ट ऑफ स्पीच। 3 प्रकार से हम लोग बांटते हैं, चेंज ऑफ पर्सन, चेंज ऑफ टेंस और चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच। देखिए चेंज ऑफ पर्सन में क्या होता है कि फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन आप लोग पढ़े होंगे नाउन प्रोनाउन में, तो वो वाला है। टेंस हम लोग पढ़े हैं, वही टेंस को चेंज करना। अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच जो पढ़ेंगे हम लोग, जैसे दिस को दैट में बदलना हो, नाउ को देन में बदलना हो, ये सब को आता है, ये सब अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच में, ठीक है ना। तो आगे क्या है, चेंज ऑफ पर्सन में क्या आता है, देखिए एक एक अलग अलग हल करके हम लोग देखते हैं, ठीक है ना। देखिए चेंज ऑफ पर्सन क्या है, पहला हम लोग शुरू करते हैं चेंज ऑफ पर्सन। तो पर्सन कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के। कौन कौन सा, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन। पहली बात याद करते हैं हम लोग, फर्स्ट पर्सन किसे कहते हैं, सेकेंड पर्सन किसे कहते हैं, थर्ड पर्सन किसे कहते हैं। यहाँ पर लिखा गया है आई, मी, माई, माइन, माई सेल्फ, यानी आई से जितना रिलेटिव होगा सब फर्स्ट पर्सन में, और वी से जितना रिलेटिव होगा सब के सब फर्स्ट पर्सन में आएगा, ठीक है ना। उसी प्रकार सेकेंड पर्सन में क्या आएगा, यू से जितना रिलेटिव रहेगा सब के सब सेकेंड पर्सन में आएगा। और थर्ड पर्सन में क्या आएगा कि फर्स्ट पर्सन और सेकेंड पर्सन को छोड़ करके जो कुछ भी दुनिया का बच गया सब का सब थर्ड पर्सन में आएगा, भले ही वो कोई नाउन ही क्यों ना हो, ठीक है। यानी फर्स्ट पर्सन और सेकेंड पर्सन को छोड़ करके दुनिया का जो कुछ भी बच गया सब थर्ड पर्सन में आएगा, ठीक है। अगर इस तरह से नहीं याद होता है तो आप लोग इमेजिन कीजिए कि हम लोग 2 लोग हैं, एक हम और आप लोग हो गए दूसरे, ठीक है। तो जब भी हम आपको पढ़ा रहे हैं तो हम अपने लिए कौन सा प्रयोग करूंगा, कौन सा शब्द का, आई है ना, मैं का प्रयोग करूंगा या तो हम का प्रयोग करूंगा, ठीक है ना। आप लोग जैसे आप लोग हैं और हम हैं, यहाँ पर 2 लोग हैं, तो हम अपने लिए हमेशा हम का प्रयोग करेंगे या तो मैं का प्रयोग करूंगा, यही 2 शब्द प्रयोग करूंगा ना। मैं अपने लिए मैं करूंगा या तो हम करेंगे, तो हम अपने जगह पर क्या आ गए, फर्स्ट पर्सन में। और बात किससे कर रहे हैं हम आप लोगों से। तो आप लोगों के लिए कौन सा शब्द यूज करेंगे, आप लोग, आप सब, तुम लोग, तुम सब, यही सब ना कहेंगे। और सबका इंग्लिश यू ही होता है, तो आप लोग किस में चले गए, सेकेंड पर्सन में। क्लियर हुआ, मैं फर्स्ट पर्सन, आप सेकेंड पर्सन, और जब तीसरे के बारे में, किसी तीसरे के बारे में बात कर रहे हैं तो वो किस में चला जाएगा, थर्ड पर्सन में, ठीक है ना। ऐसे बेहतर से आप लोग को आया होगा कि मैं, हम, अपने लिए मैं 2 ही शब्द यूज करूंगा, मैं या तो हम, ये हम आ गए फर्स्ट पर्सन पर। और हम आपको लिए, आप लोगों के लिए आप लोग, आप सब, तुम लोग, तुम सब, ये शब्द का प्रयोग करेंगे। और सब का अंग्रेजी यू ही होता है, तो ये चला जाएगा सेकेंड पर्सन में। और हम किसी तीसरे के बारे में बात कर रहे हैं तो वो हो जाएगा थर्ड पर्सन में, ठीक है ना। आइए हल करके देखते हैं इसको। देखिए अब इसमें क्या है कि डायरेक्ट से, रूल फर्स्ट देखते हैं, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय रिपोर्टेड स्पीच के, रिपोर्टेड स्पीच मतलब इन्वर्टेड कॉमा के भीतर वाला, ठीक है ना। रिपोर्टेड स्पीच के फर्स्ट पर्सन को रिपोर्टिंग वर्ब मतलब इन्वर्टेड कॉमा के बाहर वाला। एक बात याद रखिएगा, जो ही हम बोलेंगे रिपोर्टेड स्पीच तो आप समझिएगा इन्वर्टेड कॉमा के भीतर वाला, और जब बोलेंगे रिपोर्टिंग वर्ब या रिपोर्टिंग स्पीच तो इन्वर्टेड कॉमा के बाहर वाला को आप लोग समझिएगा। तो फर्स्ट पर्सन को रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के अनुसार बदलते हैं। कहने का मतलब देखिए, आई, इसको हम लोग हल करते हैं। आई सेड को किस में बदलेंगे, अभी हम लोग पीछे देखे हैं, सेड को किस में बदलना है, सेड में ही बदल देना है, ठीक। अब दूसरी बात याद रखिएगा इसमें कि जो कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा रहेगा उसको हटा करके हमेशा दैट लगाना है, ठीक है ना। क्या लगाना है, दैट लगाना है। कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा के बदले हम लोग क्या लगा दिए, दैट लगा दिए, ठीक। अब इसी को बदलना है, ये कौन सा पर्सन है, तो फर्स्ट पर्सन है। बदलना किसके अनुसार है, सब्जेक्ट के अनुसार। देखिए ये फर्स्ट पर्सन है, बदलेगा किसके अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार। तो देखिए यहाँ भी आई, यहाँ भी आई, तो क्या आ जाएगा, आई ही होगा, ठीक है, आई होगा। अब देखिए यहाँ पर लिखा क्या गया ये कि जब टेंस प्रेजेंट या फ्यूचर में हो तो आगे की टेंस नहीं बदलते हैं, लेकिन ये पास्ट में है तो आगे की टेंस बदलते हैं, ठीक है ना। तो देखिए आई डू नॉट है तो इसका हो जाएगा डिड नॉट, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पास्ट इंडेफिनिट में चला जाता है, डिड नॉट लाइक दैट बुक, ठीक है ना। ये चेंज ऑफ टेंस आप लोग को नहीं लिखवाया गया, एक एग्जाम्पल यहाँ पर आ गया है तो उसको बता दिया गया है, ठीक है ना, वो आप लोग को बताया जाएगा चेंज ऑफ टेंस। अब देखते हैं यहाँ पर दूसरा वाला आंसर, इसको देखते हैं। यू से टू मी आई एम योर फ्रेंड, ठीक है ना। अब देखिए यू को हम यू में ही उतार दिए। अभी हम लोग देखे हैं से टू को किस में बदल लेते हैं, हम लोग टेल में बदले थे ना, से टू को टेल में, मी को मी उतार दिए।
कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के बदले क्या लगाते हैं, दैट लगाते हैं। अब देखिए, अभी हम लोग पढ़े हैं कि फर्स्ट पर्सन को सब्जेक्ट के अनुसार, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, तो ये फर्स्ट पर्सन है ना, सब्जेक्ट के अनुसार आइए, तो यहाँ पर यू दिया है, तो अब हम आई नहीं उतारेंगे, हम क्या उतारेंगे, यू उतारेंगे, ठीक है ना, और वो भी सब्जेक्टिव केस, तो यू आ जाएगा, ठीक। अब देखिए ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में, प्रेजेंट में है तो आगे का टेंस नहीं बदलेगा। आई के लिए एम लगता था, अब यू के लिए आर लगेगा। क्लियर है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? फिर से समझिएगा कि फर्स्ट पर्सन को सब्जेक्ट के अनुसार बदल दिए, देखिए फर्स्ट पर्सन को सब्जेक्ट के अनुसार बदल दिए, सब्जेक्ट लग दिए। अब ये लिखा है कि आई के लिए एम लगता है लेकिन यू के लिए आर लगता है। क्लियर है इतना? और ये क्यों नहीं बदले हैं, इसको टेंस क्यों नहीं बदले हैं, क्योंकि ये प्रेजेंट में है इसलिए आगे का टेंस नहीं बदलेगा। यू एक सेकेंड पर्सन है तो बदलेगा किसके अनुसार, ऑब्जेक्ट के अनुसार, ठीक है ना। योर यू का ही रिलेटिव है ना, तो ये बदलेगा ऑब्जेक्ट के अनुसार। अब देखिएगा आई का, देखिए यू का योर होता है तो आई का माई होता है, पॉजिटिव एडजेक्टिव, ठीक, माई ही लिखेंगे। अब आई नहीं लिखेंगे, ये थोड़ा सा कंफ्यूजन वाला है, ये शब्द याद करना पड़ेगा कि सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, पॉजिटिव केस क्या होता है। तो यू का पॉजिटिव केस योर होता है, तो आई का पॉजिटिव केस, ये आई का ही रिलेटिव है तो आई का माई हो जाता है, और यहाँ पर हम लोग का जो बच जाता है फ्रेंड उसको लिख देते हैं, ठीक है ना। इस प्रकार ये नरेशन हल हो जाता है और यहीं पर ये पूर्ण हो जाता है आप लोगों का, ठीक है। अगला देखते हैं, अगले में क्या है, लिखा है कि राम सेज, ठीक है ना, राम सेज टू मी, तो राम सेज का तो राम का राम उतार दिए, क्लियर हो गया। सेज को अभी किस में बदलने के लिए बोला गया था, टेल्स में बोला गया था, तो टेल्स हम उतार दिए, चार्ट देखे थे आप लोग। फिर उसके बाद जो मी था उसको मी उतार दिए, और लिखा क्या गया है कि कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के बदले हम क्या लगाते हैं, दैट, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के बदले हम डैट लगा दिए, ठीक। फिर देखते हैं कि ये कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन, तो बदलेगा किसके अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट इसमें क्या है, राम है, तो हम दोबारा अब राम नहीं लिखेंगे। क्यों नहीं लिखेंगे, क्योंकि एक सेंटेंस में नाउन लिखा गया है तो इसके लिए राम के रिलेटिव हम ही लिखेंगे, ठीक है ना। पुलिंग के लिए ही आता है तो राम पुलिंग है, इसलिए यहाँ पर ही लिख देंगे। देखिए अब आई के लिए एम लगता है तो ही के लिए इज लगा देंगे, ठीक। अब टेंस क्यों नहीं बदले हैं, क्योंकि ये प्रेजेंट में है इसलिए टेंस नहीं बदले हैं। अब उसके बाद गुड, आई एम गुड बॉय, तो हो जाएगा ही इज गुड बॉय कर देंगे, ठीक है ना। अब इसके बाद हम लोग फुल स्टॉप कर देंगे, क्लियर है। राम टेल्स मी दैट ही इज गुड बॉय, ये आप लोग का ये चेंज ऑफ पर्सन फर्स्ट पर्सन का होगा, यानी जहां भी आप देखेंगे फर्स्ट पर्सन, ठीक है ना, तो सब्जेक्ट के अनुसार बदल दीजिएगा। जहां भी आपको दिखे फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार बदलेंगे। उसी तरह से हम लोग देखते हैं दूसरा, कि जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय, ठीक है ना, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय रिपोर्टेड स्पीच के सेकंड पर्सन को रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलते हैं। इस तरह से ना समझ के यहाँ देखते हैं, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, तो बदलिए इसको ऑब्जेक्ट के अनुसार। देखिए द बॉयज, बॉयज लिखा है, से टू को किस में बदलेंगे, अभी हम लोग देखे हैं टेल में बदलेंगे, तो टेल में बदल दिए। मी है तो मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा के दैट। अभी हम बोले हैं ना, देखिए सेकेंड पर्सन को ऑब्जेक्ट के अनुसार, सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, ये सेकेंड पर्सन है तो ऑब्जेक्ट के अनुसार बदल देंगे। अब रही बात यहाँ पर यू किसके अनुसार बदलेगा, मी के, तो मी यहाँ पर लेकर नहीं आएंगे। क्यों नहीं लेकर आएंगे, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट है ना, और हमको चाहिए सब्जेक्ट, यू सब्जेक्ट की जगह पर है, तो मी का सब्जेक्ट क्या होता है, आई होता है। मी नहीं लिखेंगे, हम सब्जेक्ट लिखेंगे, मी का सब्जेक्ट आई होता है, आई लिख देंगे, ठीक है ना। अब उसके बाद टेंस नहीं बदलेगा, क्यों, क्योंकि ये प्रेजेंट में है तो टेंस नहीं बदलेगा। यू के संग क्या लगता है, वर, लेकिन आई के साथ वाज लगा दीजिए। अब देखिए एक और बदलने वाला आ गया, आवर किसका सेकेंड है, वी का, किसका पार्ट है, तो वी का, वी क्या होता है, फर्स्ट पर्सन, तो फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार बदलेगा, बॉयज के अनुसार, यानी कि सब्जेक्ट के अनुसार, ठीक है ना। आवर क्या है, फर्स्ट पर्सन का ही है ना, तो फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार बदलता है। अभी ऊपर हम लोग देखे हैं तो बॉयज यानी बहुत सारे हैं, तो देयर हो जाएगा, ठीक है ना, देयर फ्रेंड, बहुवचन में यह है बॉयज, तो इसलिए हम लोग बॉयज तो अब लिखेंगे नहीं, तो बहुवचन आता है दे का ही बहुवचन देयर कर देंगे। क्लियर हो रहा है, उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे से आ रहा होगा, ठीक है। अब आगे देखते हैं,
आई हैव टोल्ड देम, मैंने उनसे कहा, ये पूरा बदला हुआ है टोल्ड, इसको बदलने की जरूरत नहीं है। यू शुड हेल्प मी, तो बदलिए आई हैव, ठीक, प्रेजेंट क्या है, टोल्ड देम, कॉमा इनवर्टेड कॉमा हटा के दैट लगा दिए। अब देखिए यू सेकेंड पर्सन है, तो सेकेंड पर्सन अभी हम लोग पढ़े किसके अनुसार, ऑब्जेक्ट के अनुसार। तो देम का सब्जेक्टिव केस क्या होता है, दे होता है, ठीक है ना। देम का सब्जेक्टिव केस दे होता है, हमको सब्जेक्ट चाहिए क्योंकि यू सब्जेक्ट है ना, इसलिए इसका सब्जेक्ट दे होता है। अब आगे का टेंस नहीं बदलेगा, क्यों, क्योंकि ये पर दिया क्या है, प्रेजेंट का है। देखिए प्रेजेंट का भले ही परफेक्ट का है, लेकिन प्रेजेंट सही है, परफेक्ट का है ये, लेकिन भले प्रेजेंट परफेक्ट का है लेकिन प्रेजेंट का है, इसलिए आगे का टेंस कुछ नहीं बदलेगा, ये पूरा का पूरा ज्यों का त्यों हम लोग उतार देंगे। लेकिन मी यहाँ पर आ गया फर्स्ट पर्सन, और फिर फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार बदलेगा, ये सब्जेक्ट के अनुसार। यहाँ पर सब्जेक्ट दिया है तो मी है, आई है, तो वही फिर उतर जाएगा, क्योंकि ये मी है, आई है, तो आई का फिर ऑब्जेक्ट कर दे तो मी ही आता, तो वही लास्ट में हम लोग कर देते हैं। उम्मीद है बेहतर आ रहा होगा। आगे देखते हैं। अब ही सेज को किस में बदल देंगे, टेल्स में, ठीक है ना, टेल्स कर दिए, ही टेल्स हो गया, मी आएगा, कॉमा इनवर्टेड कॉमा को हटा के दैट में लिखेंगे, ठीक है ना, दैट। उसके बाद आई एक फर्स्ट पर्सन है, तो बदलेगा किसके अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार, ही कर दिए। अब देखिए आई के लिए एम, तो ही के लिए इज लगाएंगे, आई का टेंस नहीं बदलेगा क्योंकि ये प्रेजेंट में है। योर एक सेकेंड पर्सन है, तो ऑब्जेक्ट के अनुसार, देखिए यू का योर, तो आई का माई आएगा, माई सर्वेंट, एंड अब देखिए यू भी फिर एक सेकेंड पर्सन है, है ना, तो सेकेंड पर्सन फिर आ जाएगा इसके ऑब्जेक्ट के अनुसार, ठीक है ना, ऑब्जेक्ट के अनुसार। यू आ जाएगा किसके अनुसार, ऑब्जेक्ट के अनुसार, ठीक है। यहाँ देखते हैं यू जो है ऑब्जेक्ट के अनुसार आएगा, ये वाला यू। तो अब यहाँ पर हम मी नहीं लिख करके आई लिखेंगे, क्योंकि सब्जेक्टिव केस चाहिए ना, आई। यू के लिए आर लगा था, तो आई के लिए एम लगेगा, ठीक। माई एक फर्स्ट पर्सन है, तो माई एक फर्स्ट पर्सन है, तो फिर ये सब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा, ठीक है ना। आई का माई होता है, तो ही का हिज होता है, ठीक है ना, हिज मास्टर, ठीक है, क्लियर है। ही टेल्स मी दैट ही इज माई सर्वेंट एंड आई एम हिज मास्टर। ये आप लोग का क्लियर हो गया होगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट, है ना, उम्मीद है इतना आता होगा। तो आगे देखते हैं नेक्स्ट, ठीक है। अगला रूल क्या है कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब के बाद किसी ऑब्जेक्ट का प्रयोग नहीं हुआ है, मान लेते हैं कोई ऑब्जेक्ट आया ही नहीं है, तो अपने अनुसार फर्स्ट पर्सन या थर्ड पर्सन का कोई प्रोनाउन मान लेते हैं, सेकेंड पर्सन को चेंज कर दिया जाता है, ठीक है ना। यानी देख लेते हैं, इसको बेहतर समझ में आएगा। देखिए राम जो दिया है, राम सेड, है ना, कॉमा इनवर्टेड कॉमा, यू शुड वर्क हार्ड। अब देखिए राम सेड को तो हम सेड उतार देंगे, लेकिन यू जो ऑब्जेक्ट है, यू जो सेकेंड पर्सन है, इसको लिए तो ऑब्जेक्ट चाहिए ना। यहाँ पर यू सेकेंड पर्सन है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट चाहिए, ऑब्जेक्ट दिया नहीं है, तो अपने अनुसार फर्स्ट पर्सन का या थर्ड पर्सन का कुछ भी मान लेंगे। सेकेंड पर्सन का क्यों नहीं मानेंगे, क्योंकि ये सेकेंड पर्सन पहले से ही है, ठीक है ना। तो यहाँ पर फर्स्ट पर्सन या थर्ड पर्सन का कुछ भी मन में मान लेते हैं हम लोग, सेड टोल्ड मी, यहाँ पर मान लेते हैं मन में, ठीक है। तो अब तो ये सेड टू ना हो गया, तो सेड टू को किस में करेंगे, टोल्ड में, ठीक, टोल्ड में हो गया। फिर उसके बाद मी है, तो मी, कॉमा इनवर्टेड कॉमा हटा के दैट। अब यू किसके अनुसार बदलेगा, यही वाला जो हम माने हैं मी, इसके अनुसार अब ये क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। जो मी माने है ना, आई हो जाएगा, और पूरा का पूरा ये उतार दिया जाएगा। ये सेंटेंस आप लोग का क्लियर होगा। कहने का मतलब जब ऑब्जेक्ट नहीं दिया हो और सेकेंड पर्सन को बदलना हो, तो अपने अनुसार फर्स्ट पर्सन या थर्ड पर्सन का कुछ भी मान लेते हैं और मान करके हल कर देते हैं। ठीक उसी प्रकार ये भी हो जाएगा। राम, यू है, यहाँ बदलने के लिए कुछ नहीं है, तो अपने अनुसार यहाँ पर क्या मान लेंगे, कुछ भी मान लेते हैं, मी मान लेते हैं या हिम मान लेते हैं। तो टोल्ड, सेड टू है, यहाँ पर टू मी मान लेते हैं, टोल्ड मी। उसके बाद कॉमा इनवर्टेड कॉमा हटा के दैट और आई हो जाएगा, क्योंकि ये भी इसके अनुसार में बदलेगा, और पूरा का पूरा उतार देते हैं। ये पूरा आप लोग का बन जाता है, ठीक है ना। कुल मिला के इसमें ये होगा कि जब रिपोर्टिंग स्पीच में, जब रिपोर्टेड स्पीच में सेकेंड पर्सन यू दिया हो और रिपोर्टिंग वर्ब में कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, तो अपने अनुसार ऑब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन या थर्ड पर्सन का मान लेते हैं और मान करके हल कर देते हैं, ठीक है ना। आगे देखते हैं अगला,
डायरेक्ट से इनडायरेक्ट परिवर्तन करते समय चौथा रूल देखते हैं। चौथा क्या कहता है कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में परिवर्तित करते समय रिपोर्टेड स्पीच में आए हुए थर्ड पर्सन, फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार था? सब्जेक्ट के अनुसार। सेकेंड पर्सन किसके अनुसार था? ऑब्जेक्ट के अनुसार। अब थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन को नहीं बदला जाता है, ध्यान रखिएगा। फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, लेकिन थर्ड पर्सन को नहीं बदला जाता है, ज्यों का त्यों उतार देते हैं, ठीक है ना। देखिए जैसे सुरेश लिखा है, सुरेश, हम इसको सेज बना दें क्योंकि टेंस हम बदलना नहीं सिखाए अभी, ठीक है ना। सेज का सेज हो गया, कॉमा इनवर्टेड कॉमा हटा के दैट, और ही क्या है ये? ही थर्ड पर्सन में आता है तो ही को ज्यों का त्यों उतार देंगे और इज ए कलर को उतार करके अपना सेंटेंस बना देंगे। क्यों टेंस नहीं चेंज किए? क्योंकि यहाँ सेज दिया है, सेज SAYS, जब प्रेजेंट या फ्यूचर में रहता है तो आगे का टेंस नहीं बदलते हैं। तो सुरेश सेज दैट ही इज ए क्लर्क, ये आप लोग का सेंटेंस हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार आई सेड को सेड में ही रहने देते हैं, ठीक है। कॉमा इनवर्टेड कॉमा हटा के दैट, ये थर्ड पर्सन में आता है सी, तो अभी हम लोग पढ़े हैं कि थर्ड पर्सन को नो चेंज किया जाता है, तो थर्ड पर्सन को जो कहते हो, देखिए इसको वाज में बदल देंगे, प्रेजेंट को पास्ट में बदल देते हैं, वाज नॉट ए गुड प्लेयर, ये आप लोग का सेंटेंस क्लियर हो जाता है। कुल मिला के हम लोग देखे हैं कि फर्स्ट पर्सन रहेगा तो सब्जेक्ट के अनुसार, सेकंड पर्सन रहेगा तो ऑब्जेक्ट के अनुसार, और थर्ड पर्सन को नो चेंज किया जाता है। यहाँ तक हम लोगों ने देखा है, ठीक है ना। अगला रूल क्या है कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब के कर्ता और कर्म दोनों थर्ड पर्सन हो, ठीक है ना, यानी सब्जेक्ट भी थर्ड पर्सन आए, ऑब्जेक्ट भी थर्ड पर्सन में हो, तो इनडायरेक्ट में बदलते समय कोष्टक के भीतर यानी ब्रैकेट बना करके उस व्यक्ति का नाम लिख दिया जाता है। एग्जाम्पल से बेहतर समझ में आएगा, ठीक है ना। देखिए ये सब्जेक्ट भी थर्ड पर्सन है और मीरा भी थर्ड पर्सन है, निर्मला भी एक फीमेल है और थर्ड पर्सन है, और मीरा भी थर्ड पर्सन है, फीमेल है। तो अब हम बदलेंगे, देखिए निर्मला सेड टू को टोल्ड में कर दिए, फिर लिख दिए हम मीरा। ये तो यहाँ तक क्लियर है। कॉमा इनवर्टेड कॉमा हटा करके दैट लगा दिए, ठीक है, दैट लग गया। अब आई जो है फर्स्ट पर्सन के अनुसार, निर्मला के अनुसार बदलेगा। अगर हम सी लिख देते हैं तो पूछने वाला तुरंत पूछेगा कि सी किसके अनुसार आया है, ऑब्जेक्ट के अनुसार आया है कि सब्जेक्ट के अनुसार। निर्मला के लिए भी सी का प्रयोग होता है, मीरा के लिए भी सी का प्रयोग होता है, तो कन्फ्यूजन आ जाता है, एग्जामिनर आपको समझ नहीं पाएगा या समझाने वाला समझ नहीं पाएगा। इसलिए यहाँ पर लिखना पड़ेगा निर्मला, जिसके लिए आप लिखे हैं उसका नाम ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा, ठीक है ना। अगर यहीं पर एक मेल होता, यहाँ पर फीमेल होता, तब नहीं लिखने की जरूरत होती। दोनों थर्ड पर्सन है लेकिन एक जगह मेल एक जगह फीमेल होती तो वहाँ पर लिखने की जरूरत नहीं होती, ही या सी से पता चल, सी या हर से, सी और ही से पता चल जाता। लेकिन दोनों ही फीमेल हैं, दोनों थर्ड पर्सन हैं, तो आई है तो बदला है। मान लीजिए किसके अनुसार बदलेगा, अगर मान लीजिए ट्रिक ना दिखाएं, आपको नहीं पता है तो आप कंफ्यूजन में पड़ जाएंगे कि आई बदला है तो किसके अनुसार, इसके अनुसार बदला है, किसके अनुसार बदला है। तो यहाँ पर अब क्लियर हो गया कि सी किसके अनुसार बदला है, निर्मला के अनुसार, ठीक है। देखिए आई के लिए सेल लगता है लेकिन ही के लिए विल, और विल का बदला हुआ रूप वुड आ जाएगा, ठीक है ना। वुड ऑलवेज हेल्प यू। अब देखिए फिर ये यू आ गया, अब मीरा के अनुसार बदलेगा। फर्स्ट पर्सन था निर्मला के अनुसार, यू सेकंड पर्सन है, ऑब्जेक्ट मीरा के अनुसार। तो मीरा के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, हर लिखते हैं, तो निर्मला के लिए भी तो हर आता है ना, तब हर किसके लिए नहीं पता चलेगा, तो यहाँ पर ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा मीरा, ठीक है ना। तब यहाँ पर फुल स्टॉप क्लियर हो जाएगा, तब जाकर के क्लियर होगा कि ये इसके लिए लिखा गया है, ठीक है। अब एक बार में देख लेते हैं, बहुत बेहतर से आप लोगों को समझ में आएगा। अंत में तक आप लोग देखे हैं तो बेहतर से समझ में आएगा। देखिए आगे क्या है, ठीक है। अब देखिए जो हम लोग ऊपर पढ़े हैं कि फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन, यहाँ पे लिखा है ना 1 2 3, और एक शब्द लिखा है SON। इस ट्रिक को बस याद रखिएगा, जितना पीछे पढ़ा गया अगर आपको हिंदी में नहीं याद है तो बस इतना याद रखिएगा। फर्स्ट पर्सन, एस मतलब सब्जेक्ट के अनुसार, सेकेंड पर्सन, ओ मीन्स ऑब्जेक्ट के अनुसार,
थर्ड पर्सन एन मतलब नो चेंज। बस इतने में खत्म हो गया। फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, थर्ड पर्सन नो चेंज। यहाँ तक आप लोग को क्लियर हो गया। जो पीछे हम लोग पढ़े ना, याद रखिएगा, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, थर्ड पर्सन नो चेंज किया जाता है। और यहाँ पर आप लोग के लिए एक चार्ट बना दिए हैं आप लोग को बेहतर के लिए। अभी बोले थे ना कि पॉजिटिव प्रोनाउन, पॉजिटिव एडजेक्टिव और पॉजिटिव ऑब्जेक्टिव केस आपको याद होना चाहिए। तो ये फर्स्ट पर्सन में क्या आते हैं, ये आप लोग का चार्ट देख सकते हैं। पर्सन है, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन। नॉमिनेटिव केस यानी कि सब्जेक्टिव केस। पॉजिटिव केस, इसमें एक एडजेक्टिव वाला है, एक प्रोनाउन वाला है, और ये ऑब्जेक्ट केस है, ऑब्जेक्टिव केस, ठीक है ना। तो आई का पॉजिटिव केस क्या होता है, माई, माइन, मी, वी, आवर, आवर्स, अस, यू, योर, योर्स, यू, ही, हिज, हिम, सी, हर, हर्स, हर, इट, इट्स, इसका नहीं होता है इट, दे, देयर, देयर्स, देम। अब देखिए यही वाला इसी चार्ट के अनुसार पीछे का जो नरेशन होता है उसी के अनुसार बदलते हैं। अभी हम लिखे थे ना कि आई को यू में बदल देते थे कभी, तो यही एक सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव केस को ये याद रखिएगा, इस चार्ट को बना लीजिएगा और ये आप लोग को बेहतर से आ जाएगा। देखने के लिए थैंक्स। और आप लोग चैनल को अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि रोज़ आपको नोटिफिकेशन टाइम पर मिल सके और क्लास 9 से लेकर के 12 तक का पूरा लिटरेचर और ग्रामर आप लोग को पूरा का पूरा मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।